हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसे कि हमने अपने दो क्लासेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस और प्रॉपर्टीज, इवन हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में एमसीक्यू कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज, जो कि आपके थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस चेंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। क्या बोला है, डिस्टेंस को अगर हम ट्रिपल कर दें तो फोर्स कैसा बदलेगा बोल के पूछा है। ट्रिपल करना मतलब डिस्टेंस को बढ़ा देना है। डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स कंपलसरी क्या होगा, घटेगा। और जो डिस्टेंस, जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर से, यानी कि ट्रिपल का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यानी कि 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, इट रेड्यूसेस, इट बिकम्स 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बोल रहा है। सही है क्या, नहीं है? क्यों? डिस्टेंस ज्यादा करने से फोर्स कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, स्ट्रांग नहीं होता है। तो यानी कि पहला वाला गलत है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इट रेड्यूसेस टू 1/3 बोला है। 1/3 नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए वहां पे 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। सही है, इट रेड्यूसेस टू 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन रियल वर्ल्ड चार्ज्ड बॉडीज बी अट्रैक्टेड एज पॉइंट चार्जेस, सॉरी बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। तो एक बड़े ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट चार्ज की तरफ कब ट्रीट करते हैं, कब ट्रीट किया जाता है, जब दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू उनका साइज, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज मच लार्ज कंपेयर टू देयर साइज देन द बॉडीज आर सेड टू बी पॉइंट चार्ज। तो देखिए क्या बोला है, when the charges on them are equal, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला अलग है। when they are in vacuum, ऐसा भी नहीं बोला है। when they are perfectly spherical, ये भी नहीं बोला है। when their linear size is much smaller than the distance separating them, यानी कि दोनों को सेपरेट करने वाली दूरी बहुत ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू देयर साइज। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, What does the constant epsilon naught represents in the equation of Coulomb's law? क्या था एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सॉरी, ये परमिएबिलिटी है, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। करेक्ट। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेटिस्फाई द कंडीशन Q1 लेस देन Q2, सॉरी Q1 Q2 लेस देन 0। क्या बोला यहां पे, दो चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। क्या बोला है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो आप बताओ, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव आता हो। ऐसे तो दो ही एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव है। तो इस टाइम पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, अट्रैक्टिव। ऑप्शन सी आएगा। अगर यहीं पे ग्रेटर देन 0 दिया होता तो दोनों या तो माइनस माइनस होते या दोनों प्लस प्लस होते। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, तब ये दोनों क्या होते हैं, रिपल करते हैं। करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। पहले बताओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इसके ऊपर जब टोटल फोर्स निकालना होता है तो सारे फोर्सेस को हम वेक्टर से एडिशन करते हैं। सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल फोर्स इज स्केलर सम बोला है। स्केलर सम मतलब डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ऐसा तो नहीं था, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस करते हैं, अपोजिट में होते हैं तो माइनस करते हैं ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करता है। तो डायरेक्शन मैटर करे तो स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। The total force on a charge is the vector sum of all the forces exerted by all other charges individually। ये सही है। एक चार्ज के ऊपर जितने भी चार्जेस बाकी वाले फोर्सेस लगाएंगे, इन सबका अगर वेक्टर सम करेंगे तो इसका टोटल फोर्स हमें पता चल जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। तो हमें एसआई यूनिट निकालनी है के की। कैसे निकाला जाता है, एफ इज इक्वल टू के
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। करेक्ट। हमें इस K का यूनिट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका जिनका यूनिट पता है सबका यूनिट पुट कर देंगे। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। K का पता नहीं है तो K को K नहीं ना दो। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये वाला भी कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। मीटर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करो, बाकी सब इधर लेके आओ, तो यहां से क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ये है इसका यूनिट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट, तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन द vector form of Coulomb's law, the force F12, that is force on Q1 due to Q2, is related to F21, that is force on Q2 due to Q1, by which relationship? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2। फोर्स ऑन Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से मान लेते हैं इधर लग रहा है, क्या नाम दिया हमने इसको, F12। करेक्ट। नेक्स्ट वहीं पे Q2 पे लगने वाले फोर्स को क्या नाम दिया है, F21। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताइए बोला है। तो अब हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होगी। करेक्ट। और दोनों फोर्सेस डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो अपोजिट होंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, F12 इक्वल टू माइनस F21, तो ऑप्शन सी आएगा इसके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए, ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द थ्री वर्टाइसेस, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q। क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपने इसके हर वर्टेक्स के ऊपर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर में आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बोल के पूछा है। पहले चेक करो ये फोर्स, ये जो सिस्टम है सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक है, हर चार्ज से सेम दूरी पे है और हर चार्ज की वैल्यू उतनी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। कितना लगेगा, जीरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब भी कहीं पे सिमेट्रिक सिस्टम होता है तो उसके सेंटर में हमेशा फोर्स कितना मिलेगा आपको, जीरो। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, यानी कि कूलम्स कांस्टेंट K की वैल्यू क्या है बोल के पूछा है। क्या थी K की वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9 होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर ये किसकी वैल्यू है, 8.854 10⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If an identical uncharged metallic sphere is attached to a sphere carrying a charge Q, सही है, क्या बोला है, एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है और एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, दोनों का साइज और शेप सेम है, एक के ऊपर चार्ज Q है, दूसरे पे चार्ज 0 है। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द रिजल्टिंग चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर दे आर सेपरेटेड। अगर मैंने दोनों को टच करा के सेपरेट कर दिया तो उस टाइम पे दोनों के ऊपर कितना चार्ज बचेगा। पहले इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज था, ये 0 चार्ज था, टच कराने से क्या होगा, 10 कूलम दोनों पे बराबर बटेगा। क्या था फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक का चार्ज Q है, दूसरे का 0 है, तो दोनों ऐड करो, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, Q/2, यानी कि दोनों के ऊपर कितना चार्ज आएगा, Q/2 Q/2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कूलम्स लॉ इज प्राइमरीली यूज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ कूलम्स लॉ से तुम फोर्स किसके बीच में निकालते थे, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में या दो पॉइंट चार्जेस के बीच में निकाला जाता है। देखिए क्या बोला है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। सही है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इन द वेक्टर फॉर्म F21 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, व्हाट डज R21 रिप्रेजेंट। R21 क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ टू। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपका चार्ज Q1, ये आपका चार्ज Q2, करेक्ट है। अगर मैं यहां से ऐसे लिखूं, राइट, हमने पोजीशन लिखा किसका, 2 का, कहां से,
1 से, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, R21, दैट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। सही है। R21 का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर Q2 का है, कहां से देखा गया है, Q1 से देखा गया है। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा वाला है, R21 बोल कैप दिया हुआ है, कैप लगाते तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। देखिए द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टूवर्ड्स चार्ज Q2, देखो ये भी किधर दिखा रहा है, Q1 से Q2 की तरफ दिखा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, या फिर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, which historical scientist used a torsion balance to experimentally arrive at the inverse square law of for electricity। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसको प्रूफ करने के लिए टॉर्शनल बैलेंस को किसने यूज किया था बोला है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, क्योंकि कूलम्स लॉ इन्होंने ही बनाया है, तो फिर यही वाला उसको कांस्टेंट भी निकालेंगे। राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, what is the approximate magnitude of the force exerted between two charges of 1 coulomb separated by 1 मीटर। दो 1 कूलम के चार्जेस को अगर 1 मीटर दूरी पे रखेंगे तो कितना फोर्स आएगा बोल के पूछा है। चलो देखो कितना आता होगा, ये देखो 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, दूरी कितनी है 1 मीटर, फोर्स लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलो के की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू वन डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। करेक्ट है। तो आंसर कितना आ रहा है जी, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। अगर दो 1 कूलम के चार्जेस को आप 1 मीटर दूरी पे रखते हैं तो फोर्स कितना आएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन के बराबर आता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोला इसमें, if the magnitude of both charges is doubled and the distance between them is also doubled, what happens to the force। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर चार्जेस की वैल्यू को भी डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए तो उस टाइम में फोर्स को क्या होगा बोल के पूछा है। देखिए फोर्स को क्या होता है, कैसे पता करेंगे इसमें, पहले हमारे पास दो चार्जेस थे Q या फिर Q1 Q2, दूरी कितनी थी R। तो इस टाइम में अगर हम फोर्स लिखें तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, चार्जेस की वैल्यू को डबल करेंगे, पहले चार्ज Q1 था तो आप कितना हो गया 2Q1, और डिस्टेंस 2R, चार्ज Q2 था अब कितना हो गया 2Q2। आप अगर फोर्स ढूंढेंगे तो कितना आएगा, के एज इट इज 2Q1 2Q2, ये 2R का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा नीचे 4R स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 के साथ कट गया, फिर से आंसर क्या आया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू फिर से किसके बराबर आ गई, या यानी कि चार्जेस और डिस्टेंस दोनों को डबल कर देने से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमेन्स सेम, द फोर्स रिमेन्स द सेम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट हैज द यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का इक्विवेलेंट यूनिट कौन सा होगा ये बताना है हमें। आप कैसे बताएंगे देखिए, राइट, लिख के देखते हैं इसको, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। देखिए कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट में कौन सा यूनिट आएगा ये हमें चेक करना है। क्या फैराडे पर मीटर आता है, ओम मीटर आता है, या फिर वेबर
मीटर पर मीटर स्क्वायर आता है ना, हेनरी पर मीटर स्क्वायर आता है, कौन सा आता है ये चेक करना है, राइट। तो अभी कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको, ये कूलम स्क्वायर को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो कैसे लिख सकता हूं इसको, एक कूलम ऊपर रखेंगे, न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये वाला, राइट। यहां कूलम स्क्वायर था, कूलम स्क्वायर का नीचे एक कूलम लाए, फिर ये पलट के ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, साथ में यहां पे क्या है, मीटर स्क्वायर। अभी आप देखना यहां पे, ये न्यूटन पर कूलम किस चीज को दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। किसको दिखाता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से पता चल रहा है कि ऊपर कूलम है यानी कि चार्ज है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में डिस्टेंस का स्क्वायर है। करेक्ट है इतना। हाँ, तो अभी इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहां से हमने ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। अगर इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ई आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, वी के बराबर। तो यहाँ आर स्क्वायर दिख रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ई आर इंटू आर। अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये क्या होगा, कूलम वोल्ट यानी कि पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस। ये देखो, Q डिवाइडेड बाई V क्या होता है, कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब बताओ कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, फैरेड डिवाइडेड बाई मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, फैरेड पर मीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, फैरेड पर मीटर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, when considering n stationary charges q1 q2 q3 and so on qn, the total force F1 on q1 is given by the sum of the individual forces, which expression correctly represents according to the superposition principle। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, Q1 के ऊपर लगने वाले बाकी सारे फोर्सेस को कैसे लिखेंगे, हाँ बोल के पूछा गया है। F1 इज इक्वल टू F12, F12 क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। What happens to the force between two charges if the intervening space is filled with a material medium instead of a vacuum? क्या बोला है, दो चार्जेस के बीच में अगर हम कोई मटेरियल भर दें, सही है, वैक्यूम के बदले में कोई मटेरियल उसके अंदर भर दें, तो तब इन दोनों के बीच का फोर्स को क्या होगा, राइट। तो जनरली फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो क्या आएगा इसका आंसर, द फोर्स बिकम्स, नहीं, the situation becomes more complicated due to the presence of charged constituents of the matter. The situation becomes simpler, the force always doubles, the force becomes independent of the distance। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, राइट। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ट्रू और फॉल्स, लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सही है, गलत है, लाइक चार्जेस तो हमेशा रिपल करते हैं, तो ये वाला गलत है, फॉल्स। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज दैट आर ट्रीटेड एज। कैसे बॉडीज चाहिए आपको, बड़े बॉडीज चाहिए कि पॉइंट चार्जेस चाहिए, पॉइंट चार्जेस चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें, ऑप्शन डी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला वाला देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अगर दो चार्जेस को हम दूर करते हैं तो उस टाइम में इनका फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सही आंसर क्या आएगा, डिक्रीजेस। अगला सवाल देखिए, the constant k in Coulomb's law is approximately equal to 9 into 10 power 9, then the charges are in। ये कहाँ की बात है, जब चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what happens to the force if one of the two charges is doubled। अगर किसी एक चार्ज की वैल्यू डबल हो जाती है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर दोनों चार्जेस को डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, सही है। तो अभी एक ही चार्ज को बढ़ा रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा, फोर्स इज डबल्ड। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वे टू राइट 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर कितना, -6। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ट्रू और फॉल्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज रेफर्स टू द फैक्ट दैट चार्जेस ऑलवेज बिकम जीरो व्हेन एडेड। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज अगर देखना है तो सारे चार्जेस को क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए,
द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज, कैसा होता है, फोर्स हमेशा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डिड कूलम यूज टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था उसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया था, टॉर्शन बैलेंस यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, if two charges are separated by 1 meter and the force is F, what happens to the force if the distance is reduced to 0.5? 1 मीटर दूरी पे रखे थे तो फोर्स F आ रहा था, अगर डिस्टेंस को हाफ मीटर कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो फोर्स बढ़ जाता है, हमने इसको 1/2 किया है तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4F हो जाएगा। करेक्ट है, R था F आ रहा था, R/2 कर देंगे तो क्या आएगा, R²/4 होता है तो 4 ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए क्या होगा, 4F आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी है, ये तो फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द मीडियम ऑफ द स्पेस बिटवीन द चार्जेस, तो सही आंसर क्या होगा, मीडियम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, ट्रू और फॉल्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻31 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ए नेगेटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज विल, क्या करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपल तो करते नहीं है, तो अट्रैक्ट ही करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। चलो अगला सवाल देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग 5 कूलम एंड -3 कूलम, बताओ, +5 -3 करोगे तो कितना आता है, 2 आता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, +2 कूलम। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, इफ यू हैव 10 चार्जेस हाउ डू यू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, क्या पूछा है, अगर आपके पास 10 चार्जेस हैं तो आप फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना, फर्स्ट चार्ज कितना है ये बताना है, सॉरी फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे पता करोगे, हर एक चार्ज का फोर्स निकालेंगे, बाद में सबका सम कर देंगे, सही है। तो देखो क्या बोला है, मल्टीप्लाई द 9 फोर्सेस टुगेदर, ना मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्योंकि ऐड करना है हमें। फाइंड द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम द अदर 9 चार्जेस, यस, बाकी 9 चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर सम निकालेंगे हम, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट, विच कॉन्स्टेंट इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनमें से कौन सा वाला है परमिटिविटी के लिए, एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाई डिड कूलम यूज मेटेलिक स्फीयर्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, मेटेलिक स्फीयर को क्यों यूज किया गया था, क्या बोला है, बिकॉज दे वर इजी टू पेंट, नहीं, बाकी चीजें भी पेंट की जा सकती है, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लो मेटेलिक कंडक्टर है तो फिर कंडक्ट कैसे नहीं करेगा, तो ये वाला गलत है, बिकॉज दे आर हेवियर देन प्लास्टिक, ऐसा मास का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बिकॉज चार्जेस स्प्रेड्स इवनली, चार्जेस यूनिफॉर्मली बट जाते हैं सरफेस के ऊपर, उसीलिए उसको यूज किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, इफ यू टच ए स्फीयर विथ ए चार्ज क्यू टू एन आइडेंटिकल स्फीयर विथ चार्ज 0 द फाइनल चार्ज इज Q/2, व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, एक बॉडी पे चार्ज Q है दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं है, दोनों को टच करा दिए तो दोनों के ऊपर Q/2 आ जाता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, अरे ये तो चार्जिंग बाय कंडक्शन था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चल आई होप कि ये 40 क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय।